Hello and welcome everyone to chemistry classes. So continuing with NMR spectroscopy, in this video I will be starting our discussion with a clarity on a concept that might have been miscommunicated in my previous discussion about NMR. So I was talking about chemical shift और हमारे पास एक क्वेरी जो आई है उस चीज़ को लेके वो ये आई है कि लास्ट वीडियो में जब मैंने आपसे केमिकल शिफ्ट वाली चीज़ डिस्कस की थी तो उस समय मैंने जो केमिकल शिफ्ट का यहाँ पे आपको फॉर्मूला डिस्कस किया था उसमें मैंने ऐसे लिखा था कि जो आपकी केमिकल शिफ्ट होगी उसमें आपका यहाँ पे जिस फ्रीक्वेंसी पे सैंपल आया है माइनस जिस फ्रीक्वेंसी पे आपका रेफरेंस है और डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज और ये ऊपर वाला आपका हर्ट्ज में था और ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ योर एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये जो मैंने लिखा था तो जब मैंने इसमें वैल्यूज लिखी थी तो यहाँ पे मैंने समझाने के लिए बेसिकली ऐसे लिखा था सपोज 100 माइनस 0 डिवाइड बाई 75, ठीक है। तो हमारी 1.33 वैल्यू आई थी। तो इसमें जो हमारे पास क्वेरी आई है वो ये आई है कि जो हमारा रेफरेंस स्टैंडर्ड हम यूज कर रहे हैं तो क्या उसकी जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, मतलब जो हमारा रेफरेंस स्टैंडर्ड जो हमारे यहाँ पे केस में टीएमएस है उसके जो प्रोटॉन्स हैं उन प्रोटॉन्स की जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद जो अल्फा और बीटा स्पिन स्प्लिट हुई और उनमें जो गैप है इसके अकॉर्डिंग तो वो 0 हर्ट्ज हो जाएगा। तो क्या वो 0 हर्ट्ज है? नहीं, ऐसा नहीं है, वो 0 हर्ट्ज नहीं है। आप देखिए चाहे कोई भी प्रोटॉन हो, टीएमएस का हो या फिर किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हो या कोई भी प्रोटॉन हो, जब भी हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो अल्फा और बीटा में स्पिन स्प्लिट होगी, ठीक है। और वो जो डिफरेंस होगा वो ऑब्वियसली जब डिफरेंस क्रिएट हुआ है तो वो जीरो तो नहीं है, चाहे वो कम या ज्यादा होगा पर वो जीरो नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली रेफरेंस जो हम यूज कर रहे हैं, रेफरेंस का यूज ही ये है कि हम उसके रेस्पेक्ट में अपने प्रोटॉन्स का सिग्नल रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे टीएमएस है, टीएमएस के अंदर भी जो प्रोटॉन्स हैं, ये जो 12 यहाँ पे इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं, इनकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 0 नहीं है, ठीक है। ये किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट कर रहे होंगे, बट जो हमने अपना एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर बनाया है और उसके अंदर जो हमने प्रोग्रामिंग की है तो जो हमको जो फाइनल स्पेक्ट्रा मिलता है वो कैसे रिकॉर्ड करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सपोज इसने किसी भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट किया, सपोज वो फ्रीक्वेंसी आपकी 40 हर्ट्ज थी, 40 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे सपोज ये एक रैंडम वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। सपोज वो फ्रीक्वेंसी 40 हर्ट्ज थी तो आपकी प्रोग्रामिंग में कैसे डिजाइन किया गया होगा कि आपके टीएमएस ने 40 हर्ट्ज पे रेजोनेट किया, ठीक है। तो आपका प्रोग्राम ऐसे डिजाइन किया जाएगा कि जो केमिकल शिफ्ट है ना टीएमएस की, वो आपकी 40 माइनस 40 डिवाइडेड बाय सपोज ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 75 मेगाहर्ट्ज है तो इट विल बी 0। तो अगर एक्चुअली में देखा जाए तो टीएमएस की केमिकल शिफ्ट को हम 0 मानते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग मतलब जो उसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो कुछ ना कुछ होगी, पर वो हमको नहीं पता वो क्या है। वो एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ने रिकॉर्ड करी इंटरनली, उसके अकॉर्डिंग उसने केमिकल शिफ्ट कैलकुलेट करी 40 माइनस 40 डिवाइड बाय 75 मेगाहर्ट्ज और आपको 0 मिल गया। तो टीएमएस की जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है that is defined as 0, उसकी resonance frequency is not 0, that will have some value, but वो हमको पता नहीं होती। हमारे लिए जो प्रोग्रामिंग डिजाइन की गई है वो हमको फाइनली कैसे मिलती होगी कि भाई जो हमारा सैंपल का मतलब जो हमारे सैंपल का रिक्वायर्ड प्रोटॉन है वो 100 पे हुआ तो प्रोग्राम ने कंप्यूटर ने अंदर क्या किया होगा 100 माइनस 40 डिवाइड बाई 75 किया होगा, ठीक है। मतलब ये 100 जो हमको मिला है this 100 is downfield from the TMS, इसीलिए बेसिकली जो मैंने 100 माइनस 0 लिखा है, इस 100 माइनस 0 का मीनिंग ये नहीं है कि हमारी TMS की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 0 है, ये बेसिकली सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा था। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो हमको फॉर्मूला कैसे लिखना है, केमिकल शिफ्ट इन ppm इज इक्वल्स टू योर shift downfield
फ्रॉम टीएमएस इन हर्ट्ज डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो आप फॉर्मूले को ऐसे समझ लीजिए कि जो हमारी केमिकल शिफ्ट वैल्यू पीपीएम में है दैट इज एक्चुअली जो आपको आपके सैंपल का सिग्नल डाउनफील्ड या अपफील्ड भी मिल सकता है अगर टीएमएस से ज्यादा है, वो केसेस अभी हम पढ़ेंगे। बट बेसिकली जहां भी आपका टीएमएस का सिग्नल आया है उस टीएमएस के सिग्नल से कितना डाउनफील्ड आपको आपके रिक्वायर्ड सैंपल के प्रोटॉन का सिग्नल मिला है वो आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रखनी है। तो जैसे सपोज वो 40 है, अगर टीएमएस का 40 है और हमारे रिक्वायर्ड सैंपल का जैसे मैंने 100 - 0 बोला है ना, तो एक्चुअली वो इंस्ट्रूमेंट के अंदर 140 - 40 आया होगा। ठीक है, 140 - 40 इक्वल 100 मिला होगा। मैंने जो उसको 100 - 0 लिखा है वो सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है कि केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट हुई है 100/75 करके, पर एक्चुअली में प्रोग्रामिंग में अंदर क्या हुआ होगा 140 - 40 करके 100 आया होगा, उसका डिवाइड 75 से होके हमको केमिकल शिफ्ट वैल्यू 1.33 ppm मिली है। तो बेसिकली जो फॉर्मूले में ऊपर है वो है कि आपका सिग्नल टीएमएस से कितनी दूरी पे आया है, इधर अपफील्ड और डाउनफील्ड वो कुछ भी हो सकता है, पर टीएमएस से उसकी दूरी क्या है। पर टीएमएस की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 0 नहीं है, टीएमएस की केमिकल शिफ्ट वैल्यू को हमने 0 एज्यूम किया है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्लैरिटी थी जो मुझे आपको देनी थी, बिकॉज ये कंफ्यूजन शायद प्रीवियस वीडियो से क्रिएट हुआ है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ही टीएमएस की 0 हर्ट्ज है, व्हिच इज नॉट द केस। कोई भी आप रेफरेंस स्टैंडर्ड लेंगे तो उस रेफरेंस स्टैंडर्ड की केमिकल शिफ्ट वैल्यू इज 0, नॉट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और आप देखिए जो रेफरेंस स्टैंडर्ड है ना, इसीलिए जब भी आप कोई एनएमआर किसी भी पर्टिकुलर सैंपल का रिकॉर्ड करेंगे तो जो भी आपको हमेशा अच्छा एनएमआर मिलेगा ना उसमें लिखा रहता है कि जो आपका रेफरेंस स्टैंडर्ड है वो क्या लिया गया है। रेफरेंस स्टैंडर्ड मतलब एनएमआर जब आपने रिकॉर्ड किया है तो बेसिकली दो चीज उसमें आपकी मेन हो जाती हैं। एक तो आप हमेशा जनरली देखेंगे ही कि एनएमआर की इंफॉर्मेशन जब भी आपको दी जाती है तो एक तो आपको ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी भी वो बताते हैं और साथ में आपको ये भी वो बताएंगे कि रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या लिया है, क्योंकि हो सकता है कि किसी ने एक ही पर्टिकुलर सैंपल के लिए दूसरा रेफरेंस स्टैंडर्ड लिया हो, तो इसीलिए रेफरेंस स्टैंडर्ड भी मेंशन किया जाता है जब भी आपको एनएमआर दिखाया जाता है। वैसे तो ये जो मैंने आपको बताया ये भी एक अभी पुरानी चीज हो गई है। आजकल तो जनरली क्या होता है कि इंटरनल स्टैंडर्ड भी यूज किए जाते हैं, इनके बारे में हम इतना डिटेल में बात नहीं करेंगे, पर ये है कि रेफरेंस स्टैंडर्ड की केमिकल शिफ्ट 0 है, उसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 0 नहीं है। तो ये के बाद अभी हम देखते हैं कि हमारा स्पेक्ट्रा एक्चुअली कैसे एनएमआर का हमको देखने मिलता है। तो आप जब भी बुक्स वगैरह में देखेंगे तो आपको ऐसे एक एक्स एक्सिस की लाइन मिलेगी, उस एक्स एक्सिस की लाइन पे जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी आपकी लेफ्ट की तरफ इंक्रीज होती है। ठीक है, और जो आपकी डेल्टा स्केल है केमिकल शिफ्ट वो भी आपकी लेफ्ट की तरफ इंक्रीज होती है। और ये जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे आपकी होती है इंटेंसिटी। बेसिक मतलब जो एक हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा का ग्राफ होता है वो यही होता है, वाई एक्सिस पे आपको एब्जॉर्बेंस, ट्रांसमिटेंस या फिर इंटेंसिटी मिलेगी, और जो आपकी एक्स एक्सिस है उस पे आपको एनर्जी या फिर वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे डेल्टा स्केल जो है जो हमने डिजाइन की है वो आपको एनएमआर में देखने मिलेगी। अब इसमें मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए बता देता हूँ कि क्या क्या टर्मिनोलॉजी, वैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बट अब यहाँ पे हम इतना आगे बढ़ चुके हैं तो थोड़ी और ज्यादा क्लैरिटी के लिए मैं आपको टर्मिनोलॉजी बता देता हूँ जो हम एरिया के लिए बेसिकली यूज करते हैं। मतलब जैसे आपने ये एक्स एक्सिस बनाई तो इस एक्स एक्सिस पे आप समझ लीजिए सपोज ये आपका यहाँ पे रेफरेंस आया, तो ये जहां पे आपका रेफरेंस आया है इस रेफरेंस पे केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, और अभी मैं बेसिकली यहाँ पे बात स्पेसिफिकली 1H NMR की कर रहा हूँ, और 1H NMR में मैंने आपको बताया था कि जो हमारी केमिकल शिफ्ट की रेंज है, मतलब जो आज तक हमने अभी तक मॉलिक्यूल स्टडी की है उसकी जो रेंज है वो +15 से -35 तक हमको मिली है। तो ये हमारा रेफरेंस है,
इस रेफरेंस की केमिकल शिफ्ट हमने 0 ppm मान ली, ये ppm में है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही आपका 10 15 तक जाएगा। तो जो भी सैंपल्स आपको यहाँ पे मतलब रेफरेंस के पास मिलेंगे, मतलब आप इसको ऐसे दो एरिया में डिवाइड कीजिए, एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड, ठीक है। मतलब एक ये रेफरेंस के पास वाली साइड और एक रेफरेंस से जैसे आप दूर जाते जा रहे हैं वो वाली साइड। तो उसके बेसिस पर क्या टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको आप देखिए लो फ्रीक्वेंसी साइड बोल सकते हैं, ये नाम से दिख भी रहा है क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमारी लेफ्ट की तरफ बढ़ रही है। दिस इज लो फ्रीक्वेंसी साइड और ये होगी आपकी हाई फ्रीक्वेंसी साइड, ठीक है। यहां पे आप बोलेंगे अप फील्ड, यहां पे आप बोलेंगे डाउन फील्ड। ये मैं आपको टर्मिनोलॉजी इसलिए बता रहा हूं बिकॉज कई बार आपको न्यूमेरिकल्स में या फिर जो रिटन फॉर्म में टर्मिनोलॉजी दी जाएगी वो ऐसे लिखा जा सकता है कि प्रोटॉन वाज अप फील्ड, प्रोटॉन वाज डाउन फील्ड। तो उससे हमको क्लियर होना चाहिए दिमाग में कि एनएमआर स्पेक्ट्रा के अंदर वो पोजीशन क्या है, अप फील्ड क्या है, डाउन फील्ड क्या है, लो फ्रीक्वेंसी साइड क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी साइड क्या है। तो इसके लिए मैं आपको ये टर्म्स बता रहा हूं। शील्डेड, यहां पे आपके लिए जो टर्म यूज की जाएगी, अगर वो यहां पे रेफरेंस के पास है तो शील्डेड, जितना ज्यादा दूर जाते जाएंगे तो डी शील्डेड उसको बोला जाएगा। यहां पे आपको बोला जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंस एनवायरनमेंट, यहां पे आपको बोला जाएगा इलेक्ट्रॉन पुअर एनवायरनमेंट, ठीक है। अब आप देखिए समझ भी सकते हैं, अप फील्ड डाउन फील्ड का मैंने पहले डिस्कशन में भी आपको बताया है। शील्डेड डी शील्डेड भी आप समझ सकते हैं, मतलब क्या हुआ, शील्ड होने का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है मतलब शील्ड ज्यादा है, शील्ड ज्यादा है मतलब बी लोकल या फिर बी शील्डिंग ज्यादा है। बी शील्डिंग ज्यादा है तो इसका मतलब बी इफेक्टिव कम होगा, बी इफेक्टिव कम होगा। बी इफेक्टिव कम होने का मतलब क्या है कि जो आपकी स्प्लिटिंग है वो कम होगी। स्प्लिटिंग कम होने का मतलब क्या है कि कम फ्रीक्वेंसी पे ही रेजोनेट हो जाएगा, मतलब लो फ्रीक्वेंसी पे ही रेजोनेट हो जाएगा, लो फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट हो जाएगा। अप फील्ड वाला मैंने आपको बताया था कि जब CW कंटीन्यूअस वेव एनएमआर यूज करते हैं तो उस समय आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सेम रख के मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करते थे, इसीलिए अप फील्ड डाउन फील्ड वाली टर्मिनोलॉजी तब यूज की जाती है। और शील्डेड वही जो बताया अभी, इलेक्ट्रॉन डेंस मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी ज्यादा है। तो ये बेसिकली टर्मिनोलॉजी आपको देखने के लिए मिलेगी जब भी आपका एनएमआर स्पेक्ट्रम की बात होगी। अभी हमने यहाँ पे बात की है एनवायरनमेंट, इलेक्ट्रॉन रिच एनवायरनमेंट, इलेक्ट्रॉन पुअर एनवायरनमेंट। तो उसी चीज से अब हम अपना मेन डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने आपको पहले डिस्कशन में भी बताया था कि मेन जिन चार चीजों पे हमारा फोकस रहेगा वो होगी नंबर ऑफ सिग्नल्स, पोजीशन ऑफ सिग्नल्स, इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल्स और स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स। ये चार चीजें हैं जो हमारी मेन रहेंगी और इन चार चीजों के अराउंड ही अब मेनली हमारा डिस्कशन रिवॉल्व करेगा कि कैसे ये चार चीजें हमको अलग अलग चीजें समझने में मदद करती हैं। तो अभी आप देखिए हमने एनवायरनमेंट पढ़ा, तो एनएमआर बेसिकली हमको इस बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि कितने नंबर ऑफ एनवायरनमेंट्स आपके प्रेजेंट हैं एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूक्लियस के लिए। मतलब वो न्यूक्लियस आपका कोई भी हो सकता है। एनएमआर हमको जानकारी देता है कि एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस के कितने टाइप ऑफ एनवायरनमेंट्स उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट हैं। अगर हम 1H एनएमआर पढ़ रहे हैं तो हमको पता चल जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन एनवायरनमेंट्स। 13C एनएमआर पढ़ रहे हैं तो हमको पता चल जाएगा नंबर ऑफ कार्बन एनवायरनमेंट्स। 31P एनएमआर पढ़ रहे हैं तो हमको पता चल जाएगा कि फास्फोरस कितने तरीके के, कितने एनवायरनमेंट वाले फास्फोरस प्रेजेंट हैं। तो ये जो एनवायरनमेंट वाली चीज है ये बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ सिग्नल्स। तो जो हमारे नंबर ऑफ सिग्नल्स हैं वो हमको बताते हैं कि नंबर ऑफ एनवायरनमेंट हमारे
मॉलिक्यूल में कितने प्रेजेंट हैं, नंबर ऑफ केमिकल एनवायरनमेंट्स। ठीक है, तो आप देखिए नंबर ऑफ सिग्नल से आपको ये कह सकते हैं कि 1 सिग्नल मतलब 1 एनवायरनमेंट। बट ये जो एनवायरनमेंट टर्म है, हम इसको ऐसे यूज तो कर रहे हैं, पर ये इतनी भी ऐसे लेस सिग्निफिकेंट चीज नहीं है। इस एनवायरनमेंट से हमको काफी सारी चीजें पता चलती हैं। ये एनवायरनमेंट हमको ये भी बता सकता है कि ज्योमेट्री अराउंड दैट एटम क्या है। ये एनवायरनमेंट हमको एडजेसेंट नेबर्स के बारे में भी बताता है। एडजेसेंट नेबर्स बेसिकली जैसे फंक्शनल ग्रुप आपका क्या है। ठीक है, तो ये एनवायरनमेंट कोई ऐसे छोटी मोटी चीज नहीं है। इस एनवायरनमेंट से हमको ज्योमेट्री भी पता लगती है, इस एनवायरनमेंट से हमको फंक्शनल ग्रुप की जानकारी भी मिलती है जो हमारे उस पर्टिकुलर न्यूक्लियस के आसपास है। जनरली हमारा जो डिस्कशन है वो प्रोटॉन एनएमआर पे है। तो प्रोटॉन एनएमआर बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन जो न्यूक्लियस है वो एक छोटा एटम है, तो इसीलिए इसको ऐसा मौका नहीं मिलता कि ये किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम बने। तो जब भी आप प्रोटॉन एनएमआर पढ़ेंगे तो तब आपको ये ज्योमेट्री वाली चीज इतनी सिग्निफिकेंटली महसूस नहीं होगी कि हमें ज्योमेट्री का क्या ही पता चला जब हाइड्रोजन एनएमआर हमने पढ़ा, नहीं चलती पता, क्योंकि ये सेंट्रल एटम बनने का इसको मौका ही नहीं मिलता। पर जब हम बाकी न्यूक्लियाइज पढ़ेंगे, देखिए जो मेरा यहाँ पे मेन डिस्कशन है, मैं एनएमआर की बातें कर रहा हूँ और जनरली हम प्रोटॉन और कार्बन एनएमआर पे ही अपना फोकस रखेंगे। बट मैं ये भी चाहता हूँ साथ में कि आपकी मेजर अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ प्रोटॉन और कार्बन एनएमआर के बारे में पढ़ते रहें और उसी के बारे में मतलब चीजें मेमोराइज करने लगे या फिर उन्हें समझने की कोशिश ना करें। ऑब्वियसली हमको आगे चीजें थोड़ी बहुत मेमोराइज करनी पड़ेंगी, वो लर्निंग का हिस्सा है। जब हम केमिकल शिफ्ट वैल्यूज की बात करेंगे तो हमको देखना पड़ेगा कि कौन से पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के साथ जब प्रोटॉन अटैच रहता है तो उनकी केमिकल शिफ्ट किस रेंज में होती है, वो चीजें तो आपको याद करनी ही पड़ेगी। वो भी प्रैक्टिस के हिसाब से आ जाएंगी, उनका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। बट ये कंसेप्चुअल चीजें हैं जो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में मदद करेंगी। तो ज्योमेट्री अगर आपको बोला गया है तो आप ये मत सोचिए कि प्रोटॉन एनएमआर से तो हमको कभी ज्योमेट्री का पता नहीं चलता। लेकिन जब आप 31p एनएमआर पढ़ेंगे या फिर 13c एनएमआर पढ़ेंगे, मतलब यहाँ पे आपके जो ये न्यूक्लियाइड है, फास्फोरस है, कार्बन है, ये ऐसे न्यूक्लियाइड हैं जो मॉलिक्यूल्स के अंदर सेंट्रल एटम का काम करते हैं। मतलब इनके आसपास सराउंडिंग एटम्स होते हैं। तो ये जब सेंट्रल एटम्स है और इनके आसपास सराउंडिंग एटम्स है तो मॉलिक्यूल की एक ज्योमेट्री होगी। जैसे कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन से हम उसकी ज्योमेट्री बता सकते हैं थोड़ी बहुत कि sp3 है तो टेट्राहेड्रल नेचर का होगा, sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर नेचर का होगा, sp है तो लीनियर होगा। तो सेंट्रल एटम की ज्योमेट्री पता लगना भी एक बड़ी चीज है जो हमको प्रोटॉन एनएमआर में फील नहीं होती है, बट बाकी केसेस में वो इंपॉर्टेंट रहती है। और फंक्शनल ग्रुप का पता लगना तो एक बड़ी अचीवमेंट है। तो इसीलिए नंबर ऑफ सिग्नल से हमको एनवायरनमेंट का पता चलता है, पर वो एनवायरनमेंट हमको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों की जानकारी देता है। ठीक है, अब हम नंबर ऑफ सिग्नल्स की बात करते हैं। जैसे नंबर ऑफ सिग्नल्स आपका, अगर CH3, CH2, Br की बात करूं तो इस मॉलिक्यूल के लिए आप देखेंगे इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो इसमें 5 हैं। बट जब आप इसका 1H NMR लेंगे, 1H NMR के अंदर इसके जो सिग्नल्स आएंगे, नंबर ऑफ सिग्नल्स, दे विल बी 2। अब बात यह है कि इसमें 2 क्यों आए। 5 हाइड्रोजन थे पर 2 आए। तो इसमें छोटा सा एक मैंने लास्ट टाइम आपको डिस्कशन किया था, इतना डिटेल में नहीं बताया था, तो आज वो चीज हम थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे CH3, CH2, Br, इथाइल ब्रोमाइड इसका नाम है। इसके जो नंबर ऑफ सिग्नल्स है वो 2 आए, और वो 2 हम क्या बोलते हैं कि भाई इन दोनों के सेम आए और इन तीनों के सेम आए। मतलब इन तीनों प्रोटॉन्स का जो केमिकल एनवायरनमेंट था वो NMR को इक्वली लगा।
और इन दोनों प्रोटॉन्स का जो एनवायरनमेंट था, केमिकल एनवायरनमेंट, वो भी एनएमआर को सेम ही लगा। तो इन दोनों प्रोटॉन्स के लिए एक सिग्नल दिया और इन तीनों प्रोटॉन्स के लिए एक सिग्नल दिया। तो उस समय मैंने आपको जो बताया था, मैंने उस समय एक टर्म जो यूज की थी वो टाइम स्केल थी। इतना क्लियरली नहीं बताया था, पर टाइम स्केल मैंने टर्म यूज की थी। तो अभी मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि टाइम स्केल से हुआ क्या। तो अब हम जो आगे अभी थोड़ी बात करेंगे, दैट विल बी अबाउट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टाइम स्केल। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टाइम स्केल, ठीक है। अब आप देखिए जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टाइम स्केल है, अगर इन जनरल देखें तो ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे समझने के लिए हमें बहुत सारी जानकारी चाहिए, बट अभी हम इतनी सारी जानकारी में नहीं जाएंगे। अभी हम अपने काम की चीज इससे समझने की कोशिश करेंगे। एक दो चीजें हम हमारे जो अभी काम की हैं वो हम इससे समझेंगे। तो अगर आप देखें, हमारे मन में जो पहला डाउट आना चाहिए जब भी हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं वो क्या है कि जब हमने सपोज किसी भी मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रा लिया, तो स्पेक्ट्रा जो हमको मिलता है वो क्या होता है? वो उस मॉलिक्यूल के उस पर्टिकुलर मूवमेंट का स्नैपशॉट है या फिर उसका एवरेज्ड व्यू है। दो ऑप्शंस यहां पे हमारे पास हैं, स्नैपशॉट। स्नैपशॉट को स्टैटिक व्यू भी बोल सकते हैं, मतलब उस मॉलिक्यूल का स्टैटिक व्यू। जैसे मैंने इस मॉलिक्यूल को अभी ऐसा बनाया, तो यही बिल्कुल एग्जैक्ट यही स्नैपशॉट या फिर स्टैटिक व्यू ऑफ दिस मॉलिक्यूल या फिर एवरेज्ड व्यू। एक डाउट हमारे मन में यह आना चाहिए कि जब भी हमने स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड किया तो उस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रा ने मॉलिक्यूल का स्नैपशॉट लिया है या फिर उसका एवरेज व्यू हमको दिया है। तो अब आप देखिए, ये डिपेंड करेगा स्पेक्ट्रोस्कोपी जो आपने यूज की है उसके टाइम स्केल पर। अब आप देखिए, अलग अलग तरीके की स्पेक्ट्रोस्कोपी हैं। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो इन सभी के टाइम स्केल अलग हैं। अगर आपका मॉलिक्यूल जो मोशन कर रहा है, अब वो भी मैं आपको बता देता हूं। जनरली जो हमारा मॉलिक्यूल है, इट इज इन कंटिन्यूअस मोशन। वो कंटिन्यूअसली आपका वाइब्रेट कर रहा है, कंटिन्यूअसली आपका रोटेट कर रहा है। और जो उसकी ये कंटिन्यूअस मोशन है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आप देखिए क्या है, वो है 10 to the power 12 to 10 to the power 14 पर सेकेंड। मतलब जो आपका मॉलिक्यूल है वो लगभग हर सेकंड में 10 to the power 12 से 10 to the power 14 तरीके के मोशंस कर रहा है, जो मिक्स है। मतलब रोटेशन भी है उसमें, वाइब्रेशंस भी हैं और भी तरीके के मोशंस जो पॉसिबल है वो हैं। तो अगर आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक ऐसी है जो इस पर्टिकुलर टाइम स्केल से भी फास्ट हो, तो आपको स्नैपशॉट मिल जाएगा। उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मॉलिक्यूल कैसा है वो आपको मिल जाएगा। और अगर आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी का टाइम स्केल इस पर्टिकुलर टाइम स्केल से कम है, मतलब इससे स्लो है, तो आपको एवरेज व्यू मिलेगा। तो जब हम एनएमआर में बात करते हैं तो एनएमआर का जो टाइम स्केल है वो इस पर्टिकुलर स्पीड से काफी ज्यादा कम है। इट इज वेरी स्लो, इट इज टू स्लो। मतलब आप बोल सकते हैं कि जो एनएमआर है, अगर वो एक कैमरा है तो उस कैमरा की जो शटर स्पीड है ना वो स्लो है। कैमरा की जो शटर स्पीड है जिस पे वो फोटो लेता है, दैट इज स्लो। तो इसीलिए अब आप यहां पे देखिए, इसीलिए जो एनएमआर स्पेक्ट्रा हमको देता है दैट इज एवरेज व्यू, ना कि स्नैपशॉट। अब आप देखिए, जो आपका ये CH3 है, इस CH3 के तीनों प्रोटॉन्स को इसने इक्विवेलेंट क्यों माना? बिकॉज यहाँ पे जो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड जो आपका रोटेट कर रहा है, यही तो हमने बात की है कि कंटिन्यूअस मोशन हो रहा है, रोटेशन और वाइब्रेशन। ये यहाँ पे हो रहा है कंटिन्यूअसली वाइब्रेट। अगर ठीक है, मैं एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बताता हूं।
आपने न्यूमैन प्रोजेक्शन जैसे मॉलिक्यूल को स्टडी करने के लिए हम अलग अलग तरीके से मॉलिक्यूल को बनाते हैं ना, तो एक होता है न्यूमैन प्रोजेक्शन, जो जनरली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अबाउट जब हमें स्टडी करनी होती है तो हम न्यूमैन प्रोजेक्शन की मदद से करते हैं। तो अगर हम इस पर्टिकुलर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बात करें, ये ऐसे बेसिकली न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाया जाता है। तो ये सपोज आपका हो गया CH3, ठीक है, और ये आपका हो गया, ठीक है, ये मैंने आपका बनाया CH3 CH2Br, ये तो आपका हो गया फ्रंट वाला, ये हो गया आपका रियर कार्बन, मतलब ये फ्रंट में बनाया है, सॉरी CH3 वाला फ्रंट में बनाया है और ये रियर में बनाया है। जो ये ऐसे बनाया है ये फ्रंट वाला है CH3 और ये जो पीछे सर्कल पे है CH2। अब आप देखिए इस पर्टिकुलर इंस्टेंट में सपोज मैं इस वाले हाइड्रोजन का NMR स्टडी कर रहा हूं, ये जो हाइड्रोजन है ये CH3 वाले कार्बन का हाइड्रोजन है और मैं सोच रहा हूं कि इस हाइड्रोजन इस प्रोटॉन का NMR का सिग्नल अलग आना चाहिए, इसका अलग आना चाहिए, इसका अलग आना चाहिए, इन तीनों का अलग अलग आना चाहिए, बट आया नहीं। आना अलग अलग क्यों चाहिए था? बिकॉज आप देखिए इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, मतलब इसको मैं स्नैपशॉट बोल सकता हूं, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये जो हाइड्रोजन है ये इस पर्टिकुलर Br के साथ बेसिकली गोच फॉर्म में है, ठीक है। न्यूमैन प्रोजेक्शन में अलग अलग फॉर्म होती है, एक्लिप्स्ड, एंटी, गोच, तो ये गोच फॉर्म है आपकी। अब आप देखिए एक इंस्टेंट ये भी हो सकता है, जिसमें आपके H और Br है वो एक्लिप्स्ड होंगे, ये एक अलग स्नैपशॉट हो गया, ठीक है। और एक ऐसा भी इंस्टेंट हो सकता है जिसमें जो आपका Br है वो आपका एंटी होगा, ठीक है, इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन के एंटी होगा, ये एक अलग स्नैपशॉट हो गया। तो देखा जाए तो ये तीनों हाइड्रोजन, अगर हम इन तीन स्नैपशॉट्स की बात करें तो अलग अलग एनवायरनमेंट में है Br के करेस्पॉन्डिंग, बट बात वही है कि ये रोटेशन इतना फास्ट है सिंगल बॉन्ड के अबाउट कि NMR जो फोटो ले रहा है उस फोटो के टाइम स्केल के हिसाब से ये तीनों स्नैपशॉट्स वो नहीं ले सकता, वो इन तीनों स्नैपशॉट्स का एक एवरेज व्यू हमें देगा। अब ये कंटिन्यूअस हो रहा है रोटेशन, तो एवरेज व्यू के अकॉर्डिंग तो ये तीनों हाइड्रोजन सिमिलरली एनवायरनमेंट में होंगे। अगर इस रोटेशन से फास्ट NMR हमारा फोटो खींच सकता तो फिर हमको इन तीनों हाइड्रोजन के अलग अलग सिग्नल अपने NMR स्पेक्ट्रम में मिलते, क्योंकि एक बार कोई पर्टिकुलर हाइड्रोजन Br के एंटी होता, एक बार एक्लिप्स्ड होता और एक बार गोच फॉर्म में होता 60 डिग्री एंगल पे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एवरेज्ड व्यू हमको NMR देता है, इसीलिए इन तीनों हाइड्रोजन का सिंगल CC सिंगल बॉन्ड अबाउट रोटेशन की वजह से हमको तीनों का एक सिग्नल मिलता है। सिमिलरली CH2 जो यहाँ पे है इन दोनों का हमको सेम सिग्नल मिलता है। अच्छा, इसको CH3 को तो मिथाइल बोलते ही हैं। जब भी आपका ऐसा sp3 कार्बन होगा जिसपे आपके दो हाइड्रोजन लगे हैं, इसको बोलते हैं मिथिलीन। ये आपका मिथिलीन कार्बन है। अगर आपका sp3 कार्बन पे दो हाइड्रोजन एटम्स लगे हों तो उनको मिथिलीन प्रोटॉन्स बोलते हैं। और अगर आपका ऐसा कार्बन है, मतलब एक ऐसा CH3 कार्बन sp3 कार्बन जिसपे सिर्फ एक प्रोटॉन हो, इसको बोलते हैं मिथाइन। मतलब ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, जनरली आपको ये कई बार सुनने में मिलेगा। CH3 हमको सबको पता है मिथाइल, CH2 जो हमारा होता है उसके लिए बोलते हैं मिथिलीन। और जब हमारा CH होता है ना, मतलब एक ऐसा sp3 कार्बन जिसपे सिर्फ एक हाइड्रोजन है, मतलब जैसे इस कार्बन के ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप लगे और एक हाइड्रोजन है, तो इसको बोलते हैं मिथाइल, ठीक है। तो मिथाइल, मिथिलीन, मिथाइन। तो हम थे किस पे? NMR मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी की टाइम स्केल पे। तो एक चीज हमको ये जाननी थी कि हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी हमको स्नैपशॉट देती है या एवरेज व्यू देती है। तो हमने वो चीज पे बात करी कि हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक का जो टाइम स्केल होगा उस पर डिपेंड करेगा। अगर फास्ट है उस पर्टिकुलर वाइब्रेशन या रोटेशन से तो स्नैपशॉट दे देगा, अदरवाइज एवरेज व्यू देगा। बट एक चीज और इसमें समझने वाली है, क्या?
जैसे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें वैसे ये थोड़ा एनएमआर से डाइवर्ट हो गया है, बट वही अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूं। अगर हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो आपका टाइम स्केल है ना यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का, वो उस पर्टिकुलर रोटेशन और वाइब्रेशन से फास्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको जो स्पेक्ट्रम मिलेगा दैट विल बेसिकली बी स्नैपशॉट। स्नैपशॉट मतलब उस पर्टिकुलर मोमेंट पे वो किस पर्टिकुलर वाइब्रेशन या रोटेशन में है वो आपको यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में मिलेगा। बट अब आप एक चीज यहाँ पे ये ध्यान में रखिए, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा भी जब आप लेंगे तो एक्चुअली इट इज वेरी हाईली सेंसिटिव टेक्निक, और इसमें आपको स्पेक्ट्रा जब भी मिल जाता है जब आपकी कंसंट्रेशन जैसे 10⁻⁻⁴ मोलर, 10⁻⁵ मोलर, मतलब आप इतनी लो कंसंट्रेशन में भी अपना स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये हाईली सेंसिटिव टेक्निक है। तो हमको पता है, देखिए एक मोल में लगभग 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के अराउंड प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम इस पर्टिकुलर लेवल ऑफ मोलैरिटी में भी काम कर रहे हैं तो हमारे पास जब हम एक पर्टिकुलर सैंपल लेंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करने के लिए तो अराउंड 10⁻18 मॉलिक्यूल्स होंगे। अब बात वही है, 10⁻18 मॉलिक्यूल्स हैं, हमने क्या बोला कि टाइम स्केल है, ठीक है, फास्ट है, मतलब जो एक मॉलिक्यूल के अंदर रोटेशन और वाइब्रेशन हो रहा है उससे फास्ट है टाइम स्केल, तो ये आपको एवरेज व्यू के बजाय स्नैपशॉट देगा, मान ली बात। बट क्या आपके 10⁻18 मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट हैं आपके सैंपल के अंदर, क्या वो सारे के सारे सेम वाइब्रेशनल स्टेट और सेम रोटेशनल स्टेट में होंगे? सेम वाइब्रेशनल स्टेट और सेम रोटेशनल स्टेट नहीं, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए यहां पे भी आपको जो फाइनली एक चीज हम स्टेट कर सकते हैं वो यही है कि आपको एवरेज टाइम स्पेक्ट्रा ही मिलेगा। मतलब बात वही है, इसीलिए मैंने आपको शुरू में बोला था कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक टाइम स्केल कोई आसान टॉपिक नहीं है, कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। बट मेन चीज जो हमारी यहाँ पे समझने वाली है वो यही है कि हमको एवरेज व्यू मिलता है या फिर स्नैपशॉट मिलता है। तो सिर्फ एक फैक्टर नहीं है जिससे हम रिड्यूस कर सकें, और भी काफी सारे फैक्टर्स हैं। जैसे यहाँ पे एक फैक्टर ये आ गया कि भाई 10⁻18 मॉलिक्यूल्स हैं, बट क्या वो सेम वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्टेट में होंगे? तो इसीलिए हम इतना क्लियरली ऐसे आंसर नहीं दे सकते। और भी काफी फैक्टर्स हैं जो गवर्निंग फैक्टर्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होगा। जैसे कि एक जो काफी मेजर फैक्टर है वो टेम्परेचर। देखिए मैं आपको टेम्परेचर का समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं। ये सब चीजें आपको वही अंडरस्टैंडिंग में मदद करेंगी टॉपिक के। जैसे आप टेम्परेचर की बात कीजिए, अभी आपको लग रहा होगा कि ये एनएमआर से आउट ऑफ द टॉपिक चला गया, बट एनएमआर में भी आप आगे जाके 2-3-4 एग्जांपल ऐसे देखेंगे जिसमें आपको टेम्परेचर डिपेंडेंट एनएमआर स्पेक्ट्रा की बात होने लगती है। तो वहां पे आपको ये वाली अंडरस्टैंडिंग काम आएगी कि टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है। तो आप देखिए हमने क्या बात की कि हमको स्नैपशॉट नहीं मिल रहा, एवरेज व्यू मिल रहा है। एवरेज व्यू क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो इतने सारे 10⁻12 से 10⁻14 ऑर्डर के वाइब्रेशन रोटेशन कर रहा है। पर वो जो हमने बात की वो की नॉर्मल टेम्परेचर्स की। अब आप क्या कीजिए, टेम्परेचर लो कर दीजिए। तो टेम्परेचर लो करने से क्या होगा, जो आपके वो वाइब्रेशन और रोटेशन मतलब जो आपके वो मोशंस थे वो थोड़े तो स्लो हो जाएंगे क्योंकि आपने टेम्परेचर कम कर दिया। टेम्परेचर कम करने की वजह से वो मोशन आपके स्लो हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, टेम्परेचर कम करके भी स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं कि भाई टेम्परेचर कम कर दो। टेम्परेचर कम होने से क्या हो जाएगा, आपके मोशन स्लो हो जाएंगे और आपकी वो पर्टिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टाइम स्केल से स्लो हो जाएंगे और आप उनको डिटेक्ट कर पाएंगे। तो आप देखिए इसमें मैं आपको 2 केस बताता हूं। जैसे FeCO5 है, ठीक है, तो जब हम इसका 13C NMR स्टडी करते हैं ना, अब आप देखिए वही हमने ठीक है तरीका तो निकाला कि टेम्परेचर कम करके देख लेंगे, बट वो भी सब जगह काम नहीं करता।
13C NMR रिकॉर्ड किया FeCO5 का। देखिए मैं इसमें एज्यूम कर रहा हूं कि आपको ये चीजें थोड़ा बहुत में भी आपने कभी सुना हो, आइडिया हो। ठीक है, एक चीज होती है बैरी स्यूडो रोटेशन। बैरी स्यूडो रोटेशन क्या होता है? ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और एक होती है आपकी स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, टीबीपी और स्क्वायर पिरामिडल। तो बैरी स्यूडो रोटेशन में क्या होता है, मतलब बेसिकली फ्लक्शनल मॉलिक्यूल इसको बोलते हैं। मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो उन दोनों ज्योमेट्री में आपके चेंज करते रहते हैं विद टाइम। जैसे FeCO5 है, इसका स्टेरिक नंबर मतलब इसका कोऑर्डिनेशन यहाँ पे 5 है, तो ये इन दो ज्योमेट्री में फ्लक्शनेट करता रहता है। इसको फ्लक्शनल बिहेवियर बोलते हैं, बैरी स्यूडो रोटेशन। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री और स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री में ये इंटर कन्वर्ट करता रहता है। तो हमने 13C, अब आप देखिए वो इंटर कन्वर्ट कर रहा है तो आपकी यहाँ पे ज्योमेट्री चेंज होती है। देखिए यहाँ पे भी आपको सिग्निफिकेंस मिलेगा। ज्योमेट्री चेंज होने से आपका एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। ज्योमेट्री चेंज हुई, आपका एनवायरनमेंट चेंज हुआ, तो जिस पर्टिकुलर न्यूक्लियस का आप NMR स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड कर रहे थे वो केमिकल शिफ्ट ऊपर नीचे हो जाएगी, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट चेंज हो गया। एनवायरनमेंट मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज हो गई, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज होती है, आपकी केमिकल शिफ्ट ऊपर नीचे हो जाएगी। तो आप NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से उसको डिटेक्ट कर सकते हैं उस चेंज को। बट बात वही है कि जो ये बैरी स्यूडो रोटेशन है बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है। अगर ये NMR के टाइम स्केल से ज्यादा फास्ट हो रहा है तो फिर तो हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, वही हमको एवरेज व्यू ही मिलेगा। मतलब ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल से स्क्वायर पिरामिडल में कन्वर्ट हो रहा है और स्क्वायर पिरामिडल से टीबीपी में जो कन्वर्जन हो रहा है वो इतना फास्ट हो रहा है कि NMR उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और आपको एवरेज व्यू ही मिलेगा, मतलब आपको एक ही सिग्नल मिलेगा। तो जब इसका 13C NMR 103 केल्विन, अब आप देखिए 103 केल्विन कितना ज्यादा कम टेम्परेचर है। 0 केल्विन तो मिनिमम टेम्परेचर है जो पॉसिबली डिफाइंड है। आप देखिए 103 केल्विन, जो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस होता है दैट इज 273 केल्विन। तो आप देखिए 103 केल्विन है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से कितना नीचे है, 273 से 103, मतलब 170 केल्विन नीचे, मतलब दिस इज -170 डिग्री सेल्सियस। इवन एट -170 डिग्री सेल्सियस जब आप FeCO5 का स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करते हैं तो 13C NMR स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करते हैं तो आपको एक ही सिग्नल मिलता है। मतलब 103 केल्विन पे भी आपको एक ही सिग्नल मिला। तो 103 केल्विन पे भी आप इसका जो बैरी स्यूडो रोटेशन है उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, मतलब एवरेज व्यू ही आपको मिल रहा है 103 केल्विन पे। तो ये एक ऐसा केस है जहाँ पे टेम्परेचर लो करने से भी आपको मदद नहीं मिली। और आप देखिए एक और केस है जहाँ पे आपको मदद मिलती है टेम्परेचर लो करने से। वो क्या है? साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ये आपका साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन आप पढ़ेंगे या आपने अगर सुना होगा तो बेसिकली ये चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये इसकी स्टेबल फॉर्म है, चेयर फॉर्म। तो इसमें दो तरीके के हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, एक आपका होता है एक्सियल और एक होता है आपका इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। दो तरीके के इसमें पोजीशंस प्रेजेंट हैं, एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन। अब ये भी बोट फॉर्म जो इसकी है ये भी इंटरकन्वर्टिबल है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे ये आपका था एक्सियल, ये था आपका इक्वेटोरियल। तो जब ये बोट फॉर्म आपस में इंटरकन्वर्ट करती है तो जो आपके एक्सियल वाला प्रोटॉन है वो आपका इक्वेटोरियल बन जाता है और जो आपका इक्वेटोरियल वाला प्रोटॉन है वो आपका एक्सियल बन जाता है। तो अब बात वही है, ये दोनों प्रोटॉन्स आपके अलग अलग हैं तो आपको 1H NMR में डिटेक्ट हो सकता था, बट बात वही है कि ये जो चेयर फॉर्म है, सॉरी ये चेयर फॉर्म है, शायद मैं बोट बोल रहा था, जो ये चेयर फॉर्म है, ये चेयर फॉर्म इतनी फास्ट इंटर कन्वर्ट कर रही है कि NMR स्पेक्ट्रा में ये दोनों प्रोटॉन्स आपको एक ही जैसे दिखते हैं, मतलब आपको एक ही सिग्नल मिलेगा। तो अब इसकी स्टडी करने के लिए हमने क्या किया,
आप देखिए इसमें यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है, अगर हम साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो इसमें 12 हाइड्रोजन है। तो कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए हमने क्या किया, एक ऐसा साइक्लोहेक्सेन लिया जिसमें सिर्फ यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, बाकी जो आपके 11 के 11 है ना वो आपने ड्यूट्रियम में कन्वर्ट कर लिए, मतलब आपका D11 साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन में जो 12 प्रोटॉन्स थे आपने 11 को ड्यूट्रियम बना दिया और एक आपका हाइड्रोजन बचा। ड्यूट्रियम तो आपका 1H NMR में डिटेक्ट होगा नहीं, अब आपका सिर्फ एक हाइड्रोजन है। अब आप उसका स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड कर रहे हो, नॉर्मल टेम्परेचर पे रिकॉर्ड कर रहे हो, तो उस एक प्रोटॉन का जो आपको सिग्नल मिला एक ही मिला। ठीक है, अब बात यह है कि क्योंकि वही नॉर्मल टेम्परेचर पे जो ये आपका प्रोटॉन है ये आपका दूसरी चेयर में कन्वर्ट तो हो रहा है, पर एक्सियल पे था इक्वेटोरियल पे गया, इक्वेटोरियल पे गया एक्सियल पे गया, मतलब ये कन्वर्जन है। ठीक है, बाकी सब आपके ड्यूट्रियम है 11 के 11, तो यहां पे ये एक्सियल पे, यहां पे ये इक्वेटोरियल पे है। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे एनएमआर स्पेक्ट्रा इसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, इसका आपको एक ही सिग्नल मिल रहा है, मतलब जो आपका स्पेक्ट्रा आ रहा है वो ऐसे ही एक सिग्नल आपको मिल रहा है। अब क्या हुआ, हम इसका ही स्पेक्ट्रा लो टेम्परेचर करते जा रहे हैं, मतलब जैसे पहले 20 डिग्री सेल्सियस पे किया, फिर 0 पे किया, फिर -20 पे किया, -50 पे किया, -90 पे किया। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके, एक पर्टिकुलर लो टेम्परेचर पे जाके, मुझे एग्जैक्टली ध्यान पर आई थिंक -90 डिग्री सेल्सियस के अराउंड जाके हमको ये दो सिग्नल्स मिले हैं ऐसे। अब वही दो सिग्नल क्यों मिले, बिकॉज जब आप लो टेम्परेचर करते गए तो ये जो चेयर फ्लिपिंग हो रही है, ये जो चेयर फ्लिपिंग हो रही है ये एनएमआर के टाइम स्केल से ज्यादा स्लो हो गई, और इसीलिए आपका एक्सियल प्रोटॉन और इक्वेटोरियल प्रोटॉन आपको अलग अलग डिटेक्ट हुआ। तो यहां पे आपको टेम्परेचर की मदद से मतलब यहां पे आपको टेम्परेचर कम करने से फायदा मिला, आप दोनों प्रोटॉन्स को अलग अलग डिटेक्ट कर पाए। तो ये बेसिकली था स्पेक्ट्रोस्कोपिक टाइम स्केल के बारे में, मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपिक टाइम स्केल भी हमको समझने वाली चीज है कि हमको एनएमआर में मेजरली अगर आपका नॉन रिजिड सिस्टम है तो आपको जो एनएमआर में स्पेक्ट्रा मिलेगा वो आपका एवरेज्ड व्यू होगा, स्नैपशॉट नहीं होगा। और एवरेज व्यू पे स्नैपशॉट जाने के लिए हम बेसिकली कई बार यही टेम्परेचर लो करने वाली टेक्निक यूज करते हैं, जो कई बार कामयाब भी होती है और कई बार नहीं भी होती। अब हम अपना ये नंबर ऑफ सिग्नल्स जो हमको मिलते हैं, मतलब एक्चुअली ये चारों चीजें हमको एक साथ ही पढ़नी है, नंबर, पोजीशन, इंटेंसिटी, स्प्लिटिंग। अभी तक आप देखेंगे मैंने स्प्लिटिंग की बात नहीं की, पर जैसे यहाँ पे हमने 11 ड्यूट्रियम लगाए थे, उन ड्यूट्रियम को लगाने का मेन मतलब यही था ताकि आपकी स्प्लिटिंग आप प्रिवेंट कर सको, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्प्लिटिंग क्यों मिलती है। स्प्लिटिंग मिलती है आपको एडजेसेंट वाले कार्बन पे जो आपके नेबरिंग प्रोटॉन्स हैं उनकी वजह से आपको स्प्लिटिंग मिलती है। तो वो स्प्लिटिंग पैटर्न की वजह से आपका स्पेक्ट्रा और कॉम्प्लिकेटेड ही होता जाता है। तो इसीलिए जनरली अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी कम करना चाहते हैं अपने स्पेक्ट्रा की, तो उस समय हम ऐसे मेथड यूज करते हैं कि ड्यूट्रियम से सब्स्टिट्यूट कर दिया ताकि आपका स्पेक्ट्रा कम कॉम्प्लेक्स हो जाए। तो जैसे कि हमने यहाँ पे ये टेम्परेचर डिपेंडेंसी साइक्लोहेक्सेन में पढ़ने के लिए D11 साइक्लोहेक्सेन हमने यहाँ पे यूज किया है। एक चीज और जहाँ पे आपको ये टाइम डिपेंडेंसी वाली चीज सुनने मिलेगी, वो जब भी आप ये OH और NH2 प्रोटॉन्स के NMR 1H NMR स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे भी आपको ये टाइम डिपेंडेंसी वाली चीज सुनने मिलेगी। तो इसीलिए मैं अभी थोड़ा सा डिस्कशन इन्हीं के ऊपर करता हूँ। तो आप देखिए नंबर ऑफ सिग्नल्स की हम बात कर रहे थे, बट साथ में हम धीरे धीरे ये वाली चीजें भी पढ़ते रहेंगे। तो जब भी OH और NH2 के 1H NMR स्पेक्ट्रा की बात होगी, तो ये जो प्रोटॉन्स है ना, इन दोनों जो प्रोटॉन्स के आपको सिग्नल मिलते हैं, दे आर जनरली ब्रॉड सिग्नल्स। ब्रॉड सिग्नल्स एंड दे आर सॉल्वेंट डिपेंडेंट सिग्नल्स। ठीक है,
ब्रॉड है और सॉल्वेंट डिपेंडेंट है। अब आपसे पूछा जाए कि भाई रीजन क्या है, ब्रॉड क्या है, मतलब जनरली जो आप देखेंगे ना एनएमआर के अंदर जो आपको सिग्नल मिलते हैं दे आर शार्प, बहुत ही शार्प सिग्नल्स आपको एनएमआर में मिलते हैं, ऐसे ब्रॉड सिग्नल्स नहीं मिलते, बिकॉज अंदर और कोई लेवल्स नहीं है। जैसे हम बात करते हैं ना यूवी विजिबल में, तो भाई यूवी विजिबल के अंदर वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन के अंदर रोटेशन है, तो वो ब्रॉडनेस बढ़ती जाती है। पर यहाँ पे हम इतना स्पेसिफिक सिर्फ न्यूक्लियर स्पिन लेवल्स के बीच में है कि यहाँ पे और कोई बीच में और लेवल नहीं है, तो यहाँ पे आपके जो सिग्नल्स होते हैं दे आर जनरली शार्प एनएमआर के अंदर। बट जब आप OH और NH2 की बात करते हैं, अब ये देखिए OH ये आपके अल्कोहल भी हो सकता है या फिर आपका ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला OH भी हो सकता है। सिमिलरली NH2 में अमीन्स भी हो सकते हैं, NH2 नॉर्मल NH2, और अमाइड वाला भी हो सकता है CONH2। लेकिन जहां भी आपका OH और NH2 प्रेजेंट होगा वहां पे आप ये पाएंगे कि आपके जो सिग्नल्स आपको मिले हैं दे आर जनरली ब्रॉड और ये रेंज में भी रहते हैं। मतलब अगर आप अल्कोहल की बात करें ना, तो अल्कोहल का जो केमिकल शिफ्ट की रेंज है वो रहती है 2 to 5 ppm और कार्बोक्सिलिक एसिड में रहेगी वो 10 to 12 ppm, ठीक है। और जब आप अमीन्स में बात करते हैं तो ये रहेगी लगभग आपकी 1.5 to 4 ppm और अमाइड में रहेगी 6 to 8 ppm, ठीक है। तो ये जो अल्कोहल मतलब जो आपके OH और NH2 प्रोटॉन्स हैं इनके सिग्नल्स सॉल्वेंट डिपेंडेंट हैं। मतलब आपको एक पर्टिकुलर अल्कोहल का OH का सिग्नल 2.5 पे भी मिल सकता है, आपने थोड़ी बहुत उसमें चेंजेस किए सॉल्वेंट के तो 3 पे भी मिल सकता है, 3.5 पे भी मिल सकता है, मतलब इस रेंज में मिलेगा। सिमिलरली ये रेंजेस हैं बेसिकली जो पाई गई हैं जब हम एक ही पर्टिकुलर सैंपल के OH या फिर NH2 प्रोटॉन का स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करते हैं। तो अब बात वही है, हमको समझना है कि ये चेंजेस हमको क्यों मिल रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमारा जो हमने स्पेक्ट्रोस्कोपिक टाइम स्केल की बात की है, थोड़ा बहुत उसका भी यूज यहाँ पे हमको देखने मिलता है। तो अब इसको समझने के लिए देखिए जो मेन रीजन आपको सुनने मिलेगा ना ये ब्रॉडनेस का, वो आपको सुनने मिलेगा एक्सचेंज प्रोसेसेस। ये है आपका मेन रीजन। जो आपका OH प्रोटॉन है दैट इज बेसिकली गेटिंग एक्सचेंज्ड। एक्सचेंज्ड होने का मतलब क्या है, देखिए इसको भी मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूं। जैसे आपका सपोज एथेनॉल है CH3CH2OH, आपने इसको बिल्कुल प्योर लिया, मतलब बिल्कुल नीट, प्योर नीट मतलब इसके अंदर कोई भी इंप्योरिटी नहीं है, कोई भी और सॉल्वेंट प्रेजेंट नहीं है, बिल्कुल आपने इसको नीट फॉर्म में अपना स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड किया। तो जो आप जनरली एक्सपेक्ट करते हैं आपको वैसा ही स्पेक्ट्रा मिलेगा। आप देखिए नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने मिलेंगे, 1 2 3, मतलब अगर आप बिल्कुल प्योर और नीट का स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करेंगे तो आपको 3 नंबर ऑफ सिग्नल्स मिलेंगे, ठीक है, 3 सिग्नल मिले। फिर वही अगर उनकी हम पोजीशन की भी बात करेंगे तो ये सबसे ज्यादा डीशील्डेड होगा, मतलब OH वाला आपको यहाँ मिलेगा, सपोज CH2 वाला यहाँ मिलेगा, CH3 वाला यहाँ मिलेगा। इनकी इंटेंसिटी की अभी हम बात कर नहीं रहे हैं, वो भी आएंगे। अभी हमने क्या बात करी, नंबर की और पोजीशन की। फिर एक चीज होती है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी में मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ। जैसे 3 प्रोटॉन्स हैं, 2 प्रोटॉन्स हैं, 1 प्रोटॉन्स है, तो इनकी जो इंटेंसिटी की रेशियो होगी वो 3:2:1 होगी। मतलब 1H NMR के अंदर जो हमारी इंटेंसिटी है वो बेसिकली नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स को करेस्पॉन्ड करती है। तो 3 हाइड्रोजन्स हैं तो इसकी जो इंटेंसिटी होगी 3 हाइड्रोजन वाले की, 1 हाइड्रोजन वाले की उसकी बिल्कुल 3 गुना कम होगी। सिमिलरली 2 हाइड्रोजन वाले की 1 से बिल्कुल दुगनी होगी। तो इनकी जो रेशियो होगी इंटेंसिटी की वो होगी 3:2:1। तो उस इंटेंसिटी से हमको नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स का बेसिकली पता चलता है। अब एक बात आती है स्प्लिटिंग की, जो मैंने अभी तक आपको एक्चुअली बताया नहीं है स्प्लिटिंग। बट एक चीज मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा, अगर आपको NMR के अंदर स्प्लिटिंग समझनी है तो एक वीडियो हमने ही हरमीत ने बनाई थी, उसमें उसने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि NMR के अंदर जो हमको स्प्लिटिंग पैटर्न मिलता है ड्यू टू नेबरिंग एक्टिव न्यूक्लियाइज वो कैसे मिलता है। मतलब उस स्प्लिटिंग पैटर्न की इंटेंसिटी रेशो क्या होती है, वो अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप वो वीडियो देखिए,
उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। तो जो ये स्प्लिटिंग होती है, ये स्प्लिटिंग आपके नेबरिंग एक्टिव न्यूक्लियाई की वजह से होती है। अब आप देखिए यहाँ पे जो आपका 3 हाइड्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन इन 2 हाइड्रोजन से स्प्लिट होंगे। वैसे तो ये भी एक प्रेजेंट है जो एक्टिव ही है, बट ये दूरी ज्यादा हो जाती है। ये हम बात करेंगे जब स्पेसिफिकली स्प्लिटिंग पढ़ेंगे, बट आप अभी ये समझिए जो हमको एनएमआर के अंदर मेजरली 99% स्प्लिटिंग मिलती है वो बिल्कुल एडजेसेंट वाले की वजह से ही मिलती है। तो ये 3 जो हाइड्रोजन हैं ये हमारे स्प्लिट होंगे इन दोनों हाइड्रोजन की वजह से। और जो स्प्लिटिंग होती है उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज 2ni+1। अब आप देखिए यहाँ पे तो हम हाइड्रोजन एनएमआर की बात करें तो I की वैल्यू तो हाफ ही हो गई, तो I की वैल्यू हाफ इंटू 2 ये हो गया 1 आपका। तो n+1 रूल प्रोटॉन एनएमआर या फिर सारे ऐसे न्यूक्लियाइज जिनकी I वैल्यू हाफ है उनके लिए जो स्प्लिटिंग पैटर्न का फॉर्मूला है दैट इज n+1। n+1 कब है? जब I की वैल्यू हाफ है। तो आप देखिए यहाँ पे है 2 प्रोटॉन, तो 2 प्रोटॉन की वजह से जो आपकी स्प्लिटिंग होगी वो होगी 2+1 3। मतलब CH3 का जो आपको यहाँ पे सिग्नल मिला है वो आपका 3 में स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, वो 3 में भी अब जो स्प्लिट होता है उसकी जो इंटेंसिटी है उसी के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप वो वीडियो देखिए, आपको उससे समझ आएगा। पर जो ये सिग्नल है सपोज आपका ऐसे 3 में स्प्लिट हो गया। अब आपका जो ये वाला CH2 है इसके जो प्रोटॉन है ये इस वाले H से भी स्प्लिट होंगे और इस वाले 3 हाइड्रोजन से भी स्प्लिट होंगे। तो इसका जो यहाँ पे आपको CH2 का पैटर्न मिलेगा वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि वो इनकी वजह से स्प्लिट हो रहा है और इसकी वजह से भी स्प्लिट हो रहा है। और अगर आप इस वाले OH की बात करें तो ये वाला OH सिर्फ इन 2 प्रोटॉन से स्प्लिट होगा। ठीक है, तो इन 2 प्रोटॉन से स्प्लिट होने का मतलब है कि ये भी आपको 3 ट्रिपलेट आपको इसका मिलेगा। तो ये बात थी जब आपने बिल्कुल प्योर और नीट एथेनॉल यूज किया। बट जैसे ही आप प्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज करेंगे एथेनॉल की, जैसे ही आपने कोई सपोज एसिड यूज किया, ट्रेस अमाउंट ऑफ एसिड या बेस यूज किया, तो उस समय क्या होने लगता है, उस समय आपका चालू हो जाता है प्रोटॉन एक्सचेंज। अब जो ये प्रोटॉन एक्सचेंज है, ये प्रोटॉन एक्सचेंज इज फास्ट इनफ देन द एनएमआर टाइम स्केल। तो इसीलिए जो आपका सिग्नल है वो ब्रॉड हो जाता है। अभी आप थोड़ा इसको और समझिए, जब हमने इसको प्योर फॉर्म में लिया था, नीट फॉर्म में लिया था, तो उस समय प्रोटॉन एक्सचेंज हो रहा था बट इट वाज नॉट दैट फास्ट इनफ। और दूसरी बात क्या है कि यहां पे हो रही थी आपकी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए हमको यहाँ पे 2 चीज समझनी है। जैसे जो ये टॉपिक मैंने OH और NH2 का उठाया है, हमको यहाँ पे 2 चीज मेन समझनी है। एक तो हमारी ये रेंज क्यों आ रही है 2 to 5 ppm, मतलब एक ही जैसे OH का सिग्नल हमको अल्कोहल में 2 से 5 तक क्यों वेरी कर रहा है। और दूसरी बात है वही ब्रॉडनिंग क्यों हो रही है। तो पहली चीज तो आप अब ये समझिए कि सपोज हम 5 मिला तो क्यों मिला। जैसे हमने इसको प्योर फॉर्म में लिया, नीट फॉर्म में लिया, तो उस समय इसमें हो रही है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब एक एथेनॉल का मॉलिक्यूल अपने ही दूसरे एथेनॉल मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो जब ये OH हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाता है तो बेसिकली इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो हो जाती है कम, इट गेट्स डीशील्डेड। मतलब ये जो हाइड्रोजन है इट इज गिविंग इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द ऑक्सीजन एटम ऑफ अदर एथेनॉल मॉलिक्यूल। तो ये हो गया डीशील्ड होने की वजह से इसका जो सिग्नल है वो आपको लगभग, अगर आप एथेनॉल की बात करें तो आई थिंक 5.2 के अराउंड एक शार्प पीक आपको मिलती है जब आप इसको प्योर और नीट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अब जब आप इसकी प्योरिटी खत्म कर देते हैं, मतलब जैसे इसमें कोई सॉल्वेंट आ गया, जैसे वाटर आ गया या फिर ट्रेस अमाउंट ऑफ एसिड और बेस आ गया, मतलब जो भी इम्प्योरिटी है वो ट्रेस अमाउंट में ही आई, तो क्या होता है ये प्रोटॉन एक्सचेंज होना शुरू हो जाता है। मतलब ये पर्टिकुलर प्रोटॉन सपोज एसिड लिया H3O+ हो गया, तो H3O+ के हाइड्रोजन के साथ ये प्रोटॉन एक्सचेंज प्रोसेस शुरू हो जाता है।
इस प्रोटॉन एक्सचेंज की वजह से क्या होता है, अब आप देखिए कोई मूवमेंट ऐसा होगा, मतलब अल्टीमेटली तो सारा खेल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का है ना, कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ने कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया और उसकी वजह से हमको केमिकल शिफ्ट मिलता है बी इफेक्टिव से। अब आप देखिए जब ये प्रोटॉन एक्सचेंज का प्रोसेस हो रहा है तो उस समय जो आपका वो बी लोकल या बी शील्डिंग वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज वेरिंग, उसके वेरी होने की वजह से आपकी एक रेंज क्रिएट हो गई है, मतलब जो बी इफेक्टिव है वो आपका भी एक शार्प नहीं रहा, बिकॉज आपकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना वो लोकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो आपकी उस एक्सचेंज के वक्त वेरी कर रही है, उसके वेरी होने की वजह से आपका जो बी इफेक्टिव है उसकी भी एक रेंज डेवलप हो जाती है और उस रेंज की वजह से आपको ब्रॉड सिग्नल मिलता है। तो आपको ये समझ आया होगा कि 2 to 5 आपका कब है, जब आपने बिल्कुल प्योर फॉर्म में लिया होगा, मतलब बिल्कुल ही डी शील्डेड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रखी है। लेकिन जैसे ही आपने सॉल्वेंट यूज किया या कोई ट्रेस अमाउंट ऑफ एसिड और बेस यूज किया तो उस समय आपका क्या होता है, जैसे ही आप उसका अमाउंट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट है वो थोड़ा कम हो जाता है, मतलब प्योर फॉर्म में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसका जो एक्सटेंट है वो कम हो जाता है और आपके प्रोटॉन एक्सचेंज का बढ़ जाता है। तो जैसे ही आपने इंप्योरिटी डाली तो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट कम हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट कम होने की वजह से आपका जो सिग्नल है वो आपका लो फ्रीक्वेंसी की तरफ शिफ्ट हो गया, मतलब लो केमिकल शिफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया। अगर आप इसमें किसी सॉल्वेंट के साथ रिकॉर्ड करेंगे ना तो आपको 5.2 से थोड़ा इधर रेफरेंस की तरफ, मतलब थोड़ा अपफील्ड मिलेगा, थोड़ा ज्यादा शील्डेड मिलेगा और थोड़ा और ज्यादा ब्रॉड मिलेगा। तो ये दो चीजें थी जो हमको समझनी थी। और NH2 में भी आपका सेम केस है। वैसे यहाँ पे जो मेन रीजन है आपकी ब्रॉडनिंग का दैट इज क्वाड्रुपोलर कपलिंग, उसको अभी हम इतना नहीं समझेंगे, बट बेसिकली आपको ये आई थिंक समझ आया होगा कि OH और NH2 में आपको जो सिग्नल मिलेगा चाहे वो कहीं भी प्रेजेंट हो, अल्कोहल, अमीन, अमाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड, आपको जो सिग्नल मिलेगा दैट विल बी ब्रॉड एंड दैट विल बी अफेक्टेड बाय सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसीलिए इनके सिग्नल को हमें थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है बिकॉज दे आर गेटिंग अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वेरी मच। और इसीलिए जनरली जब भी हमको OH और NH2 की प्रेजेंस को अच्छे से स्टडी करना होता है तो हम फिर से वही ड्यूट्रियम का यूज करते हैं। अभी मैंने जैसे साइक्लोहेक्सेन में आपको बोला ना कि हमने 11 ड्यूट्रियम लगा लिए ताकि हमारी स्टडी और ज्यादा अच्छे से हो सके। तो सिमिलरली इसमें भी हम, अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, जैसे हम पहले ड्यूट्रियम वाली चीज ही कवर कर देता हूँ। जैसे आप क्या करोगे, ड्यूट्रियम डाल दोगे, मतलब आपको स्पेक्ट्रम में समझ नहीं आ रहा कि आपकी OH और NH2 वाली पीक है भी या नहीं है, मतलब ये उन्हीं की है या नहीं है, तो आप ये कैसे कंफर्म करोगे। तो हमने क्या बात करी प्रोटॉन एक्सचेंज की, तो आप क्या करो जैसे D2O डाल दो, ड्यूट्रेटेड वाटर डाल दो सॉल्वेंट में, तो क्या होगा जो आपका सपोज एथेनॉल है इसका CH3CH2 OH की जगह CH3CH2OD बन जाएगा, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन आपका ड्यूट्रियम से एक्सचेंज हो जाएगा। तो आप अपने स्पेक्ट्रम में क्या नोटिस करोगे, या तो ये OH वाली पीक की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, मतलब किसी भी पीक की इंटेंसिटी या तो कम हो जाएगी या फिर वो डिसअपीयर ही हो जाएगी। तो उस समय अगर वो इंटेंसिटी कम हो गई या फिर डिसअपीयर हो गई तो आप समझ सकते हो कि वो जो पीक थी जो हमको समझ नहीं आ रही थी कि किस वजह से आई है, दैट वाज ड्यू टू ईदर OH और NH2, क्योंकि आपने ड्यूट्रियम जैसे ही डाला तो ड्यूट्रियम एक्सचेंज हो गया। ड्यूट्रियम एक्सचेंज होने के बाद जब ड्यूट्रियम खत्म ही हो गया तो OD हो गया, तो ये तो 1H NMR स्पेक्ट्रम में डिटेक्ट होगा नहीं, तो इसीलिए आपकी वो पीक की इंटेंसिटी कम हो जाएगी या वो गायब ही हो जाएगी। तो उससे आप समझ पाएंगे कि ये भाई हमारा प्रोटॉन एक्सचेंज हो गया। और उसकी वजह से जो स्प्लिटिंग भी हो रही थी ना, अब हाँ एक चीज, जैसे हमने प्योर फॉर्म में देखा कि OH बिल्कुल नॉर्मल जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं ना वैसे बिहेव करता है कि स्प्लिटिंग भी करवा रहा है, अपना सिग्नल भी शार्प दे रहा है, पर जब हम इसको बेस या फिर एसिड की इंप्योरिटी में या सॉल्वेंट की प्रेजेंस में रिकॉर्ड करते हैं तो उस समय नॉर्मल OH की तरह बिहेव नहीं करता, मतलब उस समय एक तो इसका सिग्नल अपने आप में सिंगुलेरिटी आएगा, मतलब सिर्फ एक ही सिग्नल आएगा, ना तो ये खुद स्प्लिट होगा। जब भी हम सॉल्वेंट या एसिड बेस की इंप्योरिटी में CH3COH CH2OH का स्पेक्ट्रा लेंगे तो उस समय ये वाला हाइड्रोजन ना तो
खुद स्प्लिट होगा, मतलब इसका जो सिग्नल है ना तो खुद स्प्लिट होगा और ना ही नाइबरिंग वाले को स्प्लिट करवाएगा। मतलब इम्प्योरिटी की फॉर्म में जो ये आपका CH3 है, इस CH3 का आपको मिल जाएगा 2+1 ट्रिपलेट, और इस CH2 का आपको मिल जाएगा 3+1 क्वार्टेट, और इस OH का आपको सिंगलेट ही मिलेगा। ना तो ये खुद स्प्लिट होगा और ना ये इसकी स्प्लिटिंग करवाएगा, ये बात भी एक हमको ध्यान में रखनी है। तो सिमिलरली जब हम यहाँ पे वही ड्यूट्रियम लगा देंगे तो ड्यूट्रियम लगाने से हमको समझ आ जाएगा कि भाई ये OH या NH2 वाला सिग्नल था, इसीलिए ये हमारे ड्यूट्रियम से एक्सचेंज होते ही जैसे हमने ड्यूट्रियम इंट्रोड्यूस किया अपने सैंपल के अंदर तो वो सिग्नल हमारा गायब हो गया। और अब बात देखो वही आती है कि ड्यूट्रियम स्प्लिटिंग करवाएगा या नहीं करवाएगा। तो एक्चुअली जो नॉर्मली हम 1H NMR स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करते हैं उसमें ड्यूट्रियम स्प्लिटिंग नहीं करवाता है, मतलब ड्यूट्रियम स्प्लिटिंग नहीं करवाता है, उसको जनरली हम डिकपल्ड NMR बोलते हैं। ये चीजें हम आगे आगे थोड़ा और समझेंगे, बट अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो अभी आप देखेंगे हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा है। शुरू में एक तो मैंने आपको वो एक केमिकल शिफ्ट वाला करेक्शन बताया है कि जो हमारा रेफरेंस स्टैंडर्ड है उसकी केमिकल शिफ्ट को हमने 0 माना है, उसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 0 नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जो आपका केमिकल शिफ्ट का फॉर्मूला है दैट इज सिग्नल डाउनफील्ड फ्रॉम TMF डिवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, ओके, ये आपका है। फिर उसके बाद हमने जो बात की है वो की है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टाइम स्केल की, कि हमको स्नैपशॉट मिलता है या एवरेज व्यू मिलता है और NMR में क्या केसेस हैं। फिर अगर हम एवरेज व्यू को स्नैपशॉट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए जनरली हम टेम्परेचर डिपेंडेंस का यूज करते हैं। वो कई बार हमारा काम भी करता है, कई बार नहीं भी करता है, जैसा कि हमने FeCO5 के केस में देखा 13C NMR में 103 केल्विन पे जाके भी नहीं हो रहा, और जैसे कि हम ना इसमें साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म में देखा, जो चेयर की आपकी फ्लिपिंग थी वो आपकी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जाकर इतनी स्लो गई कि NMR ने एक्सियल और इक्वेटोरियल प्रोटॉन को अलग अलग डिटेक्ट किया। और एक चीज जो इसमें हमने मेन टॉपिक देखा है वो देखा है OH और NH2 के जो सिग्नल्स आते हैं इन द NMR स्पेक्ट्रा दे आर जनरली ब्रॉड एंड दे आर अफेक्टेड बाय सॉल्वेंट, और उसका रीजन हमने समझने की कोशिश की है और हमने रेंज जानने की कोशिश की है कि रेंज क्यों आती है। ये रेंज इसीलिए आ रही है बिकॉज डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोटॉन एक्सचेंज प्रोसेस हो रहा है उसमें कितनी दूरी है, मतलब उस समय जिस समय वो आपका NMR ने डिटेक्ट किया है, मतलब इसकी कोई ऐसे फिक्स वैल्यू नहीं दे सकते, पर जिस समय वो NMR ने डिटेक्ट किया है उस समय आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो थी उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे केमिकल शिफ्ट ऑब्जर्व होती है। सिमिलर इज द केस विद OH एंड NH2। और एक हमने वही नंबर ऑफ सिग्नल्स, पोजीशन, स्प्लिटिंग, यही सब थोड़ा बहुत अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। आगे आगे जैसे हमारा डिस्कशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी क्लैरिटी और बढ़ती जाएगी कि नंबर, इंटेंसिटी, पोजीशन और सिग्नल्स स्प्लिटिंग को लेके। So that's all for this video. Thank you so much for watching this video.